गवर्नमेंट स्कीम के बारे में जिसका नाम PMFME है। तो वहाँ मेरे को अधिकारियों ने बताया कि आपके यहाँ मक्का होता है और आप उससे अगर कुछ जो भी आपके खेतों में प्रोडक्शन होता है, जैसे कि आम है, बिही है, हमारे यहाँ बगीचे हैं, तो आप उससे जो भी कुछ मतलब प्रोडक्ट बना सकते हैं, पैकेज प्रोडक्ट उसको प्रोसेस करके जो बना सकते हैं, आप उसको बना के बेच सकते हैं और अपनी आय दुगनी कर सकते हैं, जिसके लिए आपको गवर्नमेंट 10 लाख तक का सब्सिडी देगी। मेरा टारगेट था कि जो मिड लेवल वाले जो किराना के व्यापारी थे उनको टारगेट करना था। अब लेकिन जैसे आप जानते होंगे कि एक छोटा सा भी गांव रहता है तो वहाँ पे कम से कम 3 दुकानें रहती जो बड़ी रहती हैं, जिनसे बाकी व्यापारी और माल खरीद के लेके जाते हैं आसपास के गाँव से। मैं देखा ये चीज़ तो मेरे को ये चैलेंज बहुत बड़ा लगा, लेकिन फिर बाद में थोड़ा सा और मार्केट रिसर्च किया तो पता लगा कि अगर हम किसी ऐसे व्यक्ति को पकड़ें जो इस फील्ड का ही नहीं काम करता हो, मतलब फूड लाइन का ही काम ना करता हो उसको, और वो किराना दुकान भी जाता हो, तो मैंने ऐसे इन लोगों को एग्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पकड़ा। हाँ जी, तो इन लोगों को मैंने कांटेक्ट किया और एक नॉमिनल परसेंटेज उनको कमीशन देके मैंने अपना मतलब प्रोडक्ट सेल करवाना विन-विन सिचुएशन थी, उनकी भी इनकम बढ़ जाएगी और आपका भी प्रोडक्ट सेल हो जाएगा। एक साइड इनकम हो जाती है उनके लिए, तो वो इतना अच्छा उनकी साइड इनकम होने लगी कि वो अब ठीक ही है, पूरा मतलब आपके नेटवर्क में आ गया। हाँ, नेटवर्क में आ गया। डालने के लिए मैं चाहता तो फुली ऑटोमेटिक प्लांट डाल लेता, लेकिन उसमें 3 से 4 लेबरों की रिक्वायरमेंट रहती है। अभी 7 से 8 लड़के हमारे यहाँ लगे हैं जो हमसे जुड़े हैं, यहाँ काम कर रहे हैं और अपना रोजगार कर रहे हैं घर में रह के। आप सोचिए 7 लोगों का परिवार चला रहे हैं। जब हम फुल्ली ऑटोमेटिक में जाएंगे तो सर एक का आउटपुट दूसरे का इनपुट ऑटोमेटिकली बन जाएगा। जैसे कि ग्रेड मिक्सचर हमारा ग्रेड मिक्स होगा, वो जाएगा एक्सट्रूडर में, एक्सट्रूडर से जो हमारा मटेरियल निकलता है वो ऑटोमेटिकली कन्वेयर के थ्रू, वहाँ हमारी एक कन्वेयर ऐड ऑन हो जाएगी, कन्वेयर के थ्रू एक रोस्टर में जाएगा, रोस्टर से मटेरियल निकलेगा, उसके बाद हमारा उसमें एक फ्लेवरिंग ड्रम ऐड ऑन होगा, फ्लेवरिंग ड्रम से मसाला फ्लेवरिंग ऑटोमेटिकली हो जाएगी और उसके बाद एक बकेट एलिवेटर के थ्रू मटेरियल हमारा पैकेजिंग मशीन में चला जाएगा। तो आपने देखा जैसे कि होगा कि हमने ग्रिड डाला और लास्ट में पैकेट्स बाहर बन के निकले। एक्सट्रूडर में मटेरियल जाता है और वो एक रेडी फॉर्म में तैयार होता है, जो हमें शेप देना होता है, उस शेप के अकॉर्डिंग डाइयाँ लगती हैं और डाइयों से वो शेप तैयार होती है। ये 304 स्टील है सर, 304 है। और ये वेल्डिंग सर इसमें जो वेल्डिंग होती है वो भी हमारी 304 में ही होती है। तो ये कितने गेज की सीट्स होती हैं सर, आपकी, इनर और आउटर? ये 18 गेज है और ये 16 गेज है। और MM में अगर हम बात करें तो एग्जैक्टली मैं वही समझाने जा रहा हूँ। कई जगह पे एक कॉन्सेप्ट होता है कि कम गेज है मतलब सीट कम पतली हुई, ज़्यादा गेज है मतलब सीट ज़्यादा पतली, ऐसा नहीं है, उल्टा होता है। बट यहाँ जस्ट उल्टा होता है, ज़्यादा गेज है सीट ज़्यादा पतली है, कम गेज है सीट ज़्यादा मतलब 20 गेज वाली जो शीट है वो पतली होगी 18 के बनस्पत। एग्जैक्टली। और मैं कहता हूँ बेयर मिनिमम सर 50 पैसे का भी हम पर पाउच में अगर हम कॉस्टिंग प्रॉफिट लेकर चलते हैं तो 30,000 पाउचेस से हम 15,000 रुपये तक डेली का कमा सकते हैं, जो कि आप मंथली कैलकुलेट करिए तो 4.5 लाख रुपए बनते हैं। दोस्तों, नोएडा से चलकर दिल्ली और दिल्ली से फ़्लाइट पकड़कर मैं पहुंचा नागपुर और नागपुर से 3 घंटे की बस में यात्रा के बाद मैं पहुंचा हूं शिवनी ज़िले के लगभग 40 मिनट की ड्राइव के बाद मैं अभी बखारी गांव में हूं मध्य प्रदेश के। और मैं बहुत हैरान हूं ये जानकर कि एक नौजवान जो सपने देखते हैं उन्हीं में से एक नौजवान अपने सपनों को कैसे हकीकत में बदल रहे हैं, कैसे एक ग्रामीण परिवेश में रहकर अत्याधुनिक मशीनों के साथ रोज़गार कर रहे हैं। दोस्तों, मैं समझता हूँ अपने आप में बहुत ही रोचक ये कहानी होने वाली है। बिल्कुल स्किप मत करना, एंड तक देखना, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको इस पूरे बिज़नेस मॉडल के बारे में बताने वाला हूँ, मशीन के डेमो के बारे में बताने वाला हूँ और साथ साथ फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन मैं उस नौजवान से लूँगा, उस एंटरप्रेन्योर से लूँगा जो उद्यमी हैं, क्योंकि अपनी सपनों को साकार करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, उद्यमी बनना पड़ता है, पर वो यात्रा कैसी होती है ये फर्स्ट हैंड जानकारी दोस्तों मध्य प्रदेश के सिवनी ज़िले के बखारी गांव से देने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मिस्टर शिवम तारण जी। शिवम जी, बहुत बहुत स्वागत है राशि फूड से आपके। नमस्कार शिवम साहब, आपने शुरुआत करी राशि फूड्स की। हाँ जी। एक गांव में रहते हुए, ऐसा परिवेश है जहां कोई सोच नहीं सकता, कल्पना नहीं कर सकता कि आप पफ प्लांट लगाएंगे और कॉर्न पफ, राइस पफ्स बनाएंगे, अलग अलग वैरायटीज़ बनाएंगे। मुझे अपने बारे में बताइए, अपनी जर्नी के बारे में बताइए, कैसे शुरुआत करी आपने? धन्यवाद आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्लांट में। धन्यवाद। ये सब शुरू हुआ जब मैं सिवनी डिस्ट्रिक्ट में मेरी खेती है, मैं वहाँ पे बार बार उद्यान के विभाग में जाता रहता था। तो वहाँ मुझे पता लगा एक
गवर्नमेंट स्कीम के बारे में जिसका नाम PMFME है। तो वहाँ मेरे को अधिकारियों ने बताया कि आपके यहाँ मक्का होता है और आप उससे अगर कुछ जो भी आपके खेतों में प्रोडक्शन होता है, जैसे कि आम है, बिही है, हमारे यहाँ बगीचे हैं, तो आप उससे जो भी कुछ मतलब प्रोडक्ट बना सकते हैं, पैकेज प्रोडक्ट उसको प्रोसेस करके जो बना सकते हैं, आप उसको बना के बेच सकते हैं और अपनी आय दुगनी कर सकते हैं, जिसके लिए आपको गवर्नमेंट 10 लाख तक का सब्सिडी देगी। तो मैंने अब घर आया, स्वाभाविक सी बात है, अब खेती ऐसी चीज़ है कि जिसका कोई अता पता नहीं रहता है कि कब किस साल अच्छी फसल आ जाए कब ना आए। तो मैंने भी ये चीज़ के बारे में सोचा, तो यहाँ आया, मैंने उस चीज़ के बारे में रिसर्च करा, तो मैंने देखा कि ये बहुत अच्छी एक गवर्नमेंट स्कीम थी जिसका फ़ायदा कई लोगों ने ले चुके हैं। तो मैंने भी इसके बारे में और पता करना शुरू किया। जब मैंने पता किया तो इसकी प्रोसेस पता लगी कि पहले फॉर्म भरना पड़ता है, फिर बैंक में अप्लाई करना पड़ता है, फिर वहाँ से सब आगे धीरे धीरे एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस थी। तो इस सब के बाद सबसे ज़रूरी ये था कि इसके लिए मशीनों की रिक्वायरमेंट थी। क्या मशीनें लगेंगी, किस तरीके के मतलब इसमें लोगों की रिक्वायरमेंट, स्किल सेट क्या रहेगा लोगों का, जो हमारे यहाँ वर्कर रहेंगे उनका स्किल सेट क्या रहेगा, फिर ये मशीनें मिलेंगी कहाँ। अब आप भी जानते हैं जैसे कि हमारा देश बहुत बड़ा है, हर जगह कुछ ना कुछ हर टाइप के अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं। तो जैसे कि गुजरात में मैंने पता किया था, तो वहाँ पता किया मैंने, फिर उसके बाद नोएडा में पता किया, दिल्ली में पता किया, भोपाल में भी मेरे पास में जो यहाँ से कुछ 300-350 किलोमीटर पड़ता है वहाँ पे भी मिला। लेकिन अब दिक्कत ये थी सबसे ज़्यादा कि किस पे ट्रस्ट किया जाए, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है कि एक बार मशीन ख़रीदना है हमको और उसको कई सालों तक चलाना हमको, छोटी मोटी एक पीढ़ी रोजगार करेगी तो अगली पीढ़ी तक जाना चाहिए। कम से कम ऐसी मशीनें खरीदें हम, जब इतनी बड़ी रकम लग रही है इसमें। तो मैंने अब किस टाइप से पता करें, तो मैंने कुछ लोगों से जानकारी ली, तो उन्होंने मेरे को एक ही सजेशन दिया कि आप सबसे पहले तो आप जिनके यहाँ जा रहे हैं, जहाँ आपको लीड मिली है कि भाई वहाँ जा सकते हैं, आप उनसे पता कर सकते हैं, तो उनसे पहले तो आप उनके कस्टमर, जो एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं, उनका नाम नंबर लीजिए, ताकि आपको पता लगे कि मतलब उनका वो जो कस्टमर है वो फीडबैक देगा आपको, जो सच है वो सच बोलेगा, जो झूठ है वो झूठ बोलेगा। तो इसके लिए मैंने जो 2-3 मैंने वेंडर सेलेक्ट किया था, जिनका मेरे को जो ये हमारा इंडिया मार्ट है और यूट्यूब पे है, उस पर जो रिव्यूज़ लिखे रहते हैं उस पर मैंने सर्च किया। तो जिनके रिव्यू अच्छे लगे उनसे मैंने बात करा, उनको अप्रोच किया। जब उनसे बात किया तो उनमें से भी कुछ लोगों ने खुद के ही रिव्यू डाल के रखे थे। अच्छा। हाँ, अब होता है डिजिटल एज है, सब अपना अपना करने को देखते हैं। तो फिर मैंने कुछ लोगों से मांगा कि भैया आप अपने जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है उनका नंबर दीजिए। तो कुछ लोगों ने तो नंबर ही नहीं दिए, कुछ लोगों ने नंबर दिए, कुछ लोगों ने भर के नंबर दे दिए कि आप इनसे बात करिए, आपको जो अच्छा लगे। जो अब मैं इनसे कोई मेरा कांटेक्ट नहीं है, मैंने इनको प्लांट दिया हूँ, इनको सर्विस दे रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने एक करके सबके नंबर खंगालना चालू किए। लगभग इसमें 8 से 10 दिन लग गए मेरे को। अच्छा, विजिट भी किया क्या आपने? हाँ, यही विजिट मिला के। अब पहले तो मैंने बात किया, कुछ रहते हैं ओनर जो रहते हैं वो अपने प्लांट में मतलब नहीं चाहते कि कोई आए, कुछ रहते हैं ओपन माइंडेड, मतलब कि आ जाओ भाई देख लो, मतलब हेल्प करना चाहते हैं, कुछ लोग रहते हैं। तो मैंने 1-2 लोगों के यहाँ विजिट भी किया, फिर उन्होंने मेरे को सब कुछ इसके बारे में बताया। मैंने इस तरीके से मैंने जो दिल्ली में सेक्टर 10 में नोएडा में है दिनेश पैकेजिंग सोल्यूशन, उनके यहाँ गया। अब मैंने एक बार उनको फिर कांटेक्ट किया, तो उन्होंने मेरे को वेलकम किया कि भैया आप आ जाइए, यहाँ पे भी पास में प्लांट लगा। तो मैंने उनको साफ बोल दिया भैया आपने जो मेरे को बताए थे उनके प्लांट में जाके देख लिया। फिर जनवरी के टाइम पे मैं उनके यहाँ गया, तो उन्होंने मेरे को दिखाया सब कुछ, किस तरीके से उनके यहाँ मैन्युफैक्चर होता है, कौन से जो PLC है और जो मोटरें हैं वो कौन सी वो यूज़ करते हैं। एक्चुअली क्या है, ये मार्केट इतना ज़्यादा कंपटीशन वाला है तो इसमें लोग फ्रॉड भी बहुत करते हैं, कंफ्यूजन भी बहुत हो गया, टेक्नोलॉजी भी अलग होगी, प्राइस भी अलग होंगे। हाँ, बहुत प्राइस थे, बहुत कुछ था। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, कुछ भोपाल वाले थे, कुछ इंदौर वाले थे। मेरे को वहाँ सुनने में आया, ऐसा मैंने देखा नहीं, सुनने में आया कि मोटर की सिर्फ बॉडी लेके आ जाते हैं, पुराने जो कबाड़ से ख़रीद के लेके आ गए, उसका जो स्टेटर रहता है वो लेके आ गए, रोटर ख़रीद के लेके आ जाते हैं, उसकी वाइंडिंग कर लेते हैं, उसके ऊपर लेबल लगा देते हैं और आपको थमा देते हैं कि ये भाई 25 HP की क्रॉम्पटन की मोटर है। आप भी नए हैं, हंसी खुशी आप लेके आ जाते हैं। जब 1-2 महीना प्लांट चलता है उसके बाद फिर आपको समस्या आने लगती, कभी लीक हो रही है, करंट लीक हो रहा है, कुछ आप मतलब इससे बहुत डरे हुए थे? ये चीज़ से सबसे ज़्यादा मेरे को डर था। अब
जब ये इनके यहाँ गया मैं, तब देखा मैंने हर चीज़ इनका लेन देन और व्यवहार सब समझ आया मेरे को। फिर मैंने इनको एक टोकन अमाउंट डाला। फिर टोकन अमाउंट डालने के बाद मेरा जो भी था प्रोसेस शुरू हो गया। फिर जैसे ही मेरा लोन सैंक्शन हुआ, उसके विदिन 10 डेज़ मेरे को प्लांट इन्होंने डिलीवर कर दिया, क्योंकि लोन सैंक्शन होने से लेके टोकन अमाउंट डालने के बीच में करीब करीब 40 दिन का समय था। आपको सब्सिडी मिली? हाँ, ये अभी अभी कल परसों ही आई है, जब हम शूट कर रहे हैं कल परसों ही मेरी सब्सिडी क्रेडिट हुई है। अरे वाह, कितनी बड़ी सब्सिडी मिली आपको? ये लगभग वही 9-1 लाख रुपए की सब्सिडी आई है। और टोटल खर्चा कितना हो गया आपका? मशीन का सेटअप कितने का सिर्फ पड़ा? अगर मशीनों का खर्चा देखा जाए तो 10 लाख प्लस GST आया, और बाकी जो है ओवरहेड एक्सपेंसेस होंगे। ओवरहेड एक्सपेंसेस थे, जैसे ये आप देख रहे हैं अभी बिल्डिंग यहाँ पे बनाए हैं, इसके लिए स्ट्रक्चर बना है, और फिर उसके बाद कंप्रेसर लेना पड़ा। अब जैसे हम आपने बताया कि ग्रामीण इलाका हमारा, यहाँ इंडस्ट्रियल कनेक्शन नहीं मिलते हैं, तो उसके लिए क्या होता है, बार बार कभी कभी बीच बीच में बहुत लाइट ट्रिप होती है, तो उसके लिए एक जनरेटर लेना पड़ा। तो वो जनरेटर लिए हमने, मतलब ट्रांसफार्मर लगवाना पड़ा। अब अलग से कनेक्शन, क्योंकि एक छोटा गांव है यहाँ पे, छोटी लाइट की रिक्वायरमेंट रहती है, उसके लिए एक अलग से फिर ट्रांसफार्मर लगाया हमने। वो इस सब में कितना खर्चा आ गया? ये लगभग 26 लाख के आसपास का खर्चा हो गया टोटल मिला के, सारा मशीन लगा के। हाँ। तो मैं समझता हूँ कि ये फिर भी बहुत अच्छा है, पर ये तो खर्चे की बात हो गई। हाँ। तो आपको कितने 2-2.5 महीने हो गए लगाए हुए? हाँ जी, 2-2.5 महीने हो गए। तो अगर मैं लास्ट मंथ की इनकम की बात करूँ तो कितनी इनकम कर पा रहे हैं अभी आप? हाँ, लास्ट मंथ हमने कैलकुलेट करे थे, क्योंकि उससे पहले तो ऐसा था कि कभी मशीन चल रही थी, फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जा रही थी, कभी पेपर हमारे जो आए थे वो ख़राब थे, तो उसको हमने चेंज करवाया सब चीज़ें। तो लास्ट मंथ मैंने कैलकुलेट करा तो लगभग हमने 2.5 लाख पैकेट हमने प्रोडक्शन में करे थे, और पर पैकेट हमको 50 पैसे का मुनाफा हुआ है। अच्छा। और जिसमें से 50-1 पैकेट हमारे पास स्टॉक में अभी रखे हुए हैं, क्योंकि अभी बारिश का मौसम है, ऑफ सीज़न चल रहा है, नए हम मार्केट में हैं, नए पैर रखे हैं, तो अब भी हमारी मार्केटिंग शुरू हुई है। मतलब आप कह रहे हैं कि 2 लाख पैकेट आप बना के बेच चुके हैं, यानी कि 50 पैसे के हिसाब से 1 लाख रुपए आपने कमाया एक महीने में। तो आपको लग रहा है ये इनकम इतनी रहेगी, इससे ज़्यादा बढ़ेगी? ये तो अभी शुरुआत है, आप भी जानते हैं, कोई भी बिजनेस नया चालू करो तो ये मान के चलिए कि कोई भी बिजनेस को शुरू करने में लोग, वो पहले का ज़माना था कि पीढ़ियाँ निकल जाती थी, एक पीढ़ी पूरी लगती थी बिजनेस सेट करने में। अब डिजिटल एज है, थोड़ा सा मार्केटिंग का ज़माना है, अच्छा चीज़ें हैं, सब कुछ है, मतलब रीचेबल हैं लोग, तो उस वजह मेरे को लग रहा है कि ये साल भर के अंदर ये जो 1 लाख का 1 महीने का प्रोडक्शन है, ये मेरे को लग रहा है कि ये घट के 1 हफ्ते में हमारा इतना सेल हो जाएगा। मतलब महीने में 4 लाख रुपए कमा पाएंगे? 4 से 5 लाख मेरा एक मतलब टारगेट लेके चल रहा हूँ अभी। तो मशीन की प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है? और आपने 2.5 लाख अभी निकाले एक महीने में, वैसे प्रोडक्शन कैपेसिटी ये देखा जाए तो 9-10 लाख पैकेट मतलब पर वीक निकाल सकती है। पर मंथ? हाँ सॉरी, पर मंथ है ये। अच्छा। हाँ, मतलब 9 लाख पर मंथ पैकेट निकल सकते हैं। तो यानी कि काफ़ी बड़ा स्कोप है, मैं समझता हूँ। तो अब आपने मतलब जब बिजनेस शुरू किया और आपने देखा कि यहाँ कॉर्न भी है, राइस भी है, हाँ। तो मार्केट आपने सर्वे किया होगा, क्योंकि प्रोडक्ट ऐसा लगा आपको कि शायद यहाँ पे बहुत अच्छे से बिकेगा, उसकी सेल्फ लाइफ बहुत अच्छी है, हाँ। हाइजीन के चक्कर में लोग खरीदते हैं। आपको भी मक्का के भाव ऊपर नीचे होते होंगे बहुत। हमारे यहाँ ये हो जाता था, कभी मक्के का भाव हमको 1500 रुपये मिल गया, कभी 2000 मिल गया, कभी 2500 मिल गया, कभी 1200 रुपये मिल गया। अब प्रॉब्लम इसमें ये है कि जो यहाँ का मक्का है, सबसे जो बाकी बाहर के मक्के रहते हैं उनमें पफ नहीं आता, जो फूलने की जो रहती है वो नहीं आती, और जो हमारे यहाँ पे क्लाइमेट है उसके हिसाब से जो मक्का उगता है उसमें पफ बहुत अच्छा आता है। तो एक सबसे अच्छा प्लस पॉइंट मेरे लिए ये रहा कि हमारे यहाँ जो मक्का पैदा हो रहा है वही मक्का हमको प्लांट में लग रहा है। बहुत बढ़िया। तो मार्केट सर्वे किया होगा, तो चैलेंजेस आपको क्या आए? मतलब जब आपने मार्केटिंग करी वहाँ पे चैलेंजेस थे, या प्रोडक्शन किया वहाँ चैलेंजेस थे? देखिए, मशीनें तो ऐसी है कि जो हम जिनसे हमने वेंडर से ख़रीदा, दिनेश पैकेजिंग सोल्यूशन वालों से, उनने हमको एक 15 दिन के लिए एक पैकिंग मशीन के लिए ऑपरेटर दिया था, एक एक्सट्रूडर चलाने के लिए ऑपरेटर दिया था। तो वो 15 दिन में ये मान के चलिए कि हमारे यहाँ के जो लड़के हैं, इवन मैं नहीं, हमारे यहाँ के जो लड़के हैं वो तक सीख गए कि उसको कैसे चलाना, खोलना, लगाना, सब कुछ। अच्छा। तो प्रोडक्शन की ऐसी कोई वो मतलब कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें कि मतलब बहुत कुछ लग रहा है, सीखना पड़ रहा है आपको। प्रोडक्शन का ऐसा कुछ नहीं है। पर चैलेंजेस थे? चैलेंजेस थे वो चैलेंजेस? वो थे सबसे ज़्यादा मार्केटिंग में। अब मार्केट में मैं खुद ही निकला, देखा कि किस टाइप से मतलब मार्केट वर्क करता है यहाँ पे। तो देखा मैंने कि
ज़्यादातर लोग 2-3 लेयर हैं यहाँ पे। एक सबसे जो सुपर स्टॉकिस्ट रहते हैं, फिर उसके बाद आते हैं हमारे जो मिड लेवल के जो किराना दुकान वाले रहते हैं, और एक जो सबसे निचले स्तर के की जो 2-2, 4-4 जो उसकी रील रहती है वो लेके जाते हैं। तो मेरा टारगेट था कि जो मिड लेवल वाले जो किराना के व्यापारी थे उनको टारगेट करना था। अब लेकिन जैसे आप जानते होंगे कि एक छोटा सा भी गांव रहता है, तो वहाँ पे कम से कम 3 दुकानें रहती जो बड़ी रहती हैं, जिनसे बाकी व्यापारी और माल ख़रीद के लेके जाते हैं आसपास के गाँव के। मैं देखा ये चीज़, तो मेरे को ये चैलेंज बहुत बड़ा लगा। लेकिन फिर बाद में थोड़ा सा और मार्केट रिसर्च किया तो पता लगा कि अगर हम किसी ऐसे व्यक्ति को पकड़ें जो इस फील्ड का ही नहीं काम करता हो, मतलब फूड लाइन का ही काम ना करता हो उसको, और वो किराना दुकान भी जाता हो, तो मैंने ऐसे इन लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पकड़ा। हाँ जी, तो इन लोगों को मैंने कांटेक्ट किया और एक नॉमिनल परसेंटेज उनको कमीशन देके मैंने अपना मतलब प्रोडक्ट सेल करवाना। विन-विन सिचुएशन थी, उनकी भी इनकम बढ़ जाएगी और आपका भी प्रोडक्ट सेल हो जाएगा। एक साइड इनकम हो जाती है उनके लिए। तो वो इतना अच्छा उनकी साइड इनकम होने लगी कि वो अब ठीक ही है, पूरा मतलब आपके नेटवर्क में आ गए। हाँ, नेटवर्क में आ गए। अब वो चलता रह रहा है कि भाई किस टाइप से मतलब जितना ज़्यादा हो सके। अब पहले तो ये हमारा एक ब्लॉग था, उसमें उन लोग कवर कर रहे थे। अब उनको थोड़ा सा लालसा बढ़ी, तो ये अब मतलब पूरे ज़िले में और ज़िले के बाहर भी जाने लगा हमारा माल। बहुत बढ़िया। तो अब इसके बाद क्या है, नेक्स्ट लेवल पे क्या है? मतलब अपने ब्रांड को आप क्या डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क के थ्रू करेंगे अपना खुद का? हाँ, थोड़ा इसको समय देंगे। अभी हमारे सिर्फ 4 प्रोडक्ट आए हैं, 4 के बाद हम इसको 6 प्रोडक्ट करके और उसमें फ्लेवर करेंगे, तो लगभग हमारे 24 प्रोडक्ट हो जाएंगे। अच्छा, 24 SKUs बन जाएंगे, तो अच्छी खासी बुके बन जाएगा। हाँ, तो एक मतलब कैटेलॉग किसी को अगर आप डीलरशिप देने जा रहे हो तो देने में भी लगना चाहिए कि वजन है करके। हाँ, डीलर डिस्ट्रीब्यूटर बनाएंगे तो सच में, क्योंकि जब आपके पास 24 तरह के प्रोडक्ट हैं तो उनको भी बेचने में आसानी रहेगी। तो तब आपको लगता है ज़्यादा कमाई होगी, क्योंकि तब आपको बहुत ज़्यादा मतलब माल ज़्यादा बेचना पड़ेगा। तो अब उस समय फिर आप स्केल अप करने की सोचेंगे शायद। हाँ, अभी फ़िलहाल हमारे पास एक पैकिंग मशीन है जो हमारे लिए पर्याप्त काम कर रही है। फिर देखेंगे हम इस समय आगे चल के फिर और इसमें बड़ी पैकिंग मशीन या इसी पैकिंग मशीन का और अलग वेरिएंट आ रहे हैं, उन्हीं को यूज़ करेंगे। अच्छा, और बढ़ाएंगे। मतलब ये मशीन बेकार नहीं होगी, पर अपग्रेड हो जाएंगी। ये सेमी ऑटोमेटिक प्लांट और इसलिए डाला हूँ मैंने, क्योंकि यहाँ पे हमको देखा मैंने कि यहाँ के लड़के जो हैं पढ़े लिखे हैं, मतलब अच्छा जानकार हैं, सब कुछ हैं, वो यहाँ से बाहर जाते थे रोजगार के लिए तलाश में। डालने के लिए मैं चाहता तो फुली ऑटोमेटिक प्लांट डाल लेता, लेकिन उसमें 3 से 4 लेबरों की रिक्वायरमेंट रहती है। अभी 7 से 8 लड़के हमारे यहाँ लगे हैं जो हमसे जुड़े हैं, यहाँ काम कर रहे हैं और अपना रोजगार कर रहे हैं घर में रह के। आप सोचिए, 7 लोगों का परिवार चला रहे हैं और खुद 1 लाख रुपए की इनकम कर पा रहे हैं अभी, जबकि प्लांट लगाए हुए 2-2.5 महीने हुए हैं, सारे खर्चे निकालने के बाद। तो मैं समझता हूँ दोस्तों, ये अपने आप में बहुत ही रोचक, बहुत ही रोमांचकारी और बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है शिवम तारण साहब की। इस इलाके में मैं पहले भी आ चुका हूँ, हालांकि शिवनी में नहीं आया हूँ, पर शिवनी के पास मंडला है, जबलपुर है, डिंडोरी है, ये सारा एरिया मैंने बहुत कवर किया है। और मैं देखता हूँ कि कितना पिछड़ापन है, लोग सोचते नहीं इस लेवल पे, पर शायद अब ज़माना बदल रहा है। धीरे धीरे लोग बहुत जागरूक हो रहे हैं, अपनी ज़िंदगी खुद बदलना चाहते हैं, अपने जीवन की बागडोर अपने हाथ में लेना चाहते हैं। और मैं समझता हूँ कि शायद हमारे ऑफिसर्स भी उनको एजुकेट कर पा रहे हैं, नई नई जानकारी दे पा रहे हैं, जिससे यहाँ के जो नौजवान हैं सरकारी प्रोत्साहन से उनका भी हौसला बढ़ रहा है। मैं चाहूँगा कि मेरे जो मशीन मैन्युफैक्चरर हैं जिन्होंने मुझे कहा कि मैं एक बार आपका प्लांट देखूं, तो क्या मुझे इजाज़त होगी आपका प्लांट देखने की? बिल्कुल, आइए। थैंक यू। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश के सिवनी में आपने राशि फूड के ओनर मिस्टर शिवम तारण साहब को सुना, कैसे वो एक सेमी ऑटोमेटिक पॉप प्लांट लगाकर हर महीने लाखों रुपए की कमाई कर रहे हैं। ऐसा रोजगार है दोस्तों, जो आप इस पीढ़ी में शुरू करेंगे तो अगली कई पीढ़ियां इस व्यवसाय को कर सकती हैं। कैसे आप बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं,
लेकिन हो सकता है कि जो मॉडल यहाँ पर सूट हो रहा हो वो मॉडल शायद आपके लिए काम ना करे। तो किस तरीके की मशीन्स होती हैं, किस तरीके का बिज़नेस मॉडल आपको सूट करेगा, इसके बारे में जानकारी देने के लिए खुद मशीन मैन्युफैक्चरर मेरे साथ मौजूद हैं दिनेश पैकेजिंग सॉल्यूशन से मिस्टर शुभम शर्मा। बहुत बहुत स्वागत है शुभम जी बिज़नेस के जगह। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। मेरे दोस्तों के लिए बताइए शुभम कि जैसे शिवम तारण साहब ने ये सेमी ऑटोमेटिक प्लांट लगाया है, लेकिन आप तो ऑटोमेटिक प्लांट भी लगाते हैं, बनाते हैं, और उसके अलावा उसमें भी अलग अलग साइजेस होते हैं, अलग अलग कस्टमाइजेशंस होते हैं। तो मेरे दोस्त कैसे चूज़ करें कि उनको कौन सी मशीन पहले लगाना चाहिए, कैसे व्यवसाय शुरू करना चाहिए, उनके लिए कौन सा बिज़नेस मॉडल सूट करेगा? सर देखिए, ये जो चीज़ें हैं ये डिपेंड करती हैं आपके बिज़नेस मॉडल के ऊपर। आपने कैसे होमवर्क किया है, बिज़नेस मॉडल उसके ऊपर डिपेंड करता है। हमने जो मार्केट का सर्वे किया, क्योंकि अगर आप एक अपना ब्रांड सेटअप कर रहे हैं, आप एक बिज़नेस सेटअप कर रहे हैं, उसमें आप एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फंड खर्च कर रहे हैं, तो आप बिना उसका सर्वे करे, बिना उसके लिए एक होमवर्क किए तो आएंगे नहीं। अगर आप उसमें आ रहे हैं तो आपको अपने मार्केट के बारे में ये पता होगा कि मार्केट में कैसी रिक्वायरमेंट है। एज़ पर हम बात करते हैं कि हमारे पास कैसी मैन पावर है, कैसे हमारे पास फैसिलिटीज़ है इलेक्ट्रिसिटी की, इन सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें ऑटोमेटिक प्लांट के साथ जाना चाहिए या सेमी ऑटोमेटिक प्लांट के साथ जाना चाहिए। जो बिल्कुल इनिशियली चीज़ों को स्टार्ट करना चाहते हैं वो ऑटोमेटिक के साथ जा सकते हैं, सॉरी सेमी ऑटोमेटिक के साथ जा सकते हैं। जिनको थोड़ा सा ये है कि मैं चीज़ों को एक बहुत बड़े लेवल पे ले जाऊंगा, स्केल अप करना है, मुझे जल्दी रिजल्ट चाहिए, जल्दी अच्छा एक रिस्पॉन्स चाहिए, वो फुल्ली ऑटोमेटिक के साथ जा सकते हैं। इसका एक और रीज़न हो सकता है आपके पास लेबर की मतलब की थोड़ी कमी है, आपको उनकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, मतलब ज़्यादा रिक्वायरमेंट है बट वो अवेलेबल नहीं है वहाँ पास, तो आप ऑटोमेटिक प्लांट के साथ जाइए। आपके पास लेबर है, ईजिली अवेलेबल हो जा रही है, तो उस मीन्स उस टाइम पे आप सेमी ऑटोमेटिक प्लांट के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं और बाद में उसको आराम से आप ऑटोमेटिक में कन्वर्ट कर सकते हैं एज़ पर रिक्वायरमेंट। तो मतलब जो सेमी ऑटोमेटिक प्लांट है वो रिडंडेंट नहीं होगा, वो वेस्ट नहीं होगा, उसको अपग्रेड किया जा सकेगा? बिल्कुल सर, हम उसको बहुत आराम से अपग्रेड कर सकते हैं, क्योंकि सेमी ऑटोमेटिक और ऑटोमेटिक में अगर मैं बहुत सिंपल शब्दों में डिफरेंस बताऊं तो वो डिफरेंस है कुछ मशीनरीज़ का। हम सेमी ऑटोमेटिक में कुछ मशीनरीज़ नहीं लगाते हैं और फुल्ली ऑटोमेटिक में हम सारी मशीनरीज़ को एक साथ लगाते हैं, लाइन अप करते हैं, तो उस वजह से वो फुल्ली ऑटोमेटिक हो जाता है। तो बिल्कुल जो आपका क्वेश्चन था कि क्या कोई मशीनरीज़ वेस्ट जाएंगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, कोई भी मशीन हमारी वेस्ट नहीं जाएंगी। तो अगर आप एक्सप्लेन भी कर पाएँ ऐसी कौन सी मशीन है जो बाद में सेमी ऑटोमेटिक से ऑटोमेटिक कन्वर्जन में हेल्प करेंगी? सर देखिए, उसमें बहुत सिंपल सी चीज़ है। हमारा एक प्लांट स्टार्ट होता है, वो एक मिक्सचर से स्टार्ट होता है। आफ्टर मिक्सचर हम एक्सट्रूडर में जाते हैं, और अभी मैं सेमी ऑटोमेटिक का आपको बता रहा हूँ, हम उसको कैसे फुल्ली ऑटोमेटिक कन्वर्ट करेंगे मैं वो बताऊँगा। एक्सट्रूडर के बाद सर हम रोस्टर में जाते हैं, मटेरियल हमारी रोस्टिंग होती है, रोस्टिंग के बाद हम उसकी फ्लेवरिंग करते हैं कोटिंग पैन में, आफ्टर दैट पैकेजिंग मशीन। बट जब हम फुल्ली ऑटोमेटिक में जाएंगे तो सर एक का आउटपुट दूसरे का इनपुट ऑटोमेटिकली बन जाएगा। जैसे कि ग्रेड मिक्सचर हमारा ग्रेड मिक्स होगा, वो जाएगा एक्सट्रूडर में, एक्सट्रूडर से जो हमारा मटेरियल निकलता है वो ऑटोमेटिकली कन्वेयर के थ्रू, वहाँ हमारी एक कन्वेयर ऐड ऑन हो जाएगी, कन्वेयर के थ्रू एक रोस्टर में जाएगा, रोस्टर से मटेरियल निकलेगा, उसके बाद हमारा उसमें एक फ्लेवरिंग ड्रम ऐड ऑन होगा, फ्लेवरिंग ड्रम से मसाला फ्लेवरिंग ऑटोमेटिकली हो जाएगी, और उसके बाद एक बकेट एलिवेटर के थ्रू मटेरियल हमारा पैकेजिंग मशीन में चला जाएगा। तो आपने देखा जैसे कि होगा कि हमने ग्रिड डाला और लास्ट में पैकेट्स बाहर बन के निकले, तो ये होता है फुल्ली ऑटोमेटिक में। राइट। तो अब बिजनेस मॉडल की बात करें, कौन सा बिजनेस प्लान सूट करेगा? क्या उनको डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर, स्टॉकिस्ट वाले नेटवर्क से अपना माल सेल करना चाहिए, या फिर उनको सीधे जो रिटेलर्स हैं उनके डिस्ट्रिक्ट में 50, 60, 100 किलोमीटर की रेंज में उनको होलसेल में सप्लाई करना चाहिए, या फिर खुद ही अपना रिटेल में बेचना चाहिए? पर रिटेल में बेचना तो बहुत मुश्किल काम होगा, इतनी सेल कहाँ होगी एक रिटेल आउटलेट पे? सर एक रिटेल आउटलेट्स पे नहीं हो सकती हैं इतनी सेल, बट आपको पता है अगर हम 50-100 किलोमीटर के एरिया कवर कर सकते हैं तो स्टार्टिंग में बहुत सारी रिटेल काउंटर्स हमको मिल सकते हैं ईजिली। रिटेल काउंटर्स जब स्टार्टिंग में हम टारगेट करते हैं, उसमें हमारा प्रॉफिट क्या होता है कि जो हमारे डेली के खर्चे हैं, क्योंकि वो कैश में आपके साथ काम करते हैं, आप होलसेलर के साथ जाएंगे, आप डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ जाएंगे, तो मे भी हो सकता है वो आपसे कुछ अमाउंट होल्ड करें, कुछ दिन का क्रेडिट मांगें। तो स्टार्टिंग में जो आपका फैक्ट्री आप अगर चला रहे हैं, उसका आपको खर्च निकालना है, डेली वेजेस वर्कर्स को देना है, तो उसके लिए आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो है रिटेलर्स। आप रिटेलर्स को टारगेट करिए, डेली आप कैश कलेक्ट करिए, और डेली उससे आपका डेली का जो भी फैक्ट्री के एक्सपेंसेस है वो ईजिली आप मैनेज कर सकते हैं, और उसके साथ आप अपने बिजनेस को ग्रो अप करते रहिए। आप अपने मतलब 50-100 किलोमीटर की रेंज से बाहर जाइए, और वहाँ पास जाके आप इजिली स्टॉकिस्ट, सुपर स्टॉकिस्ट, होलसेलर, इन सारे लोगों को टारगेट करिए, और तब तक आपका ब्रांड भी एस्टैब्लिश हो जाएगा। Exactly. और लोग आपको पहचानने लगेंगे, तो खुद डीलर डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए अपने पास डिमांड अपने आप आने लगेंगी। मैं समझता हूँ ये ज़्यादा अच्छी स्ट्रेटजी है। अब अगर हम प्रॉफिट मार्जिन की बात करें
चूँकि शिवम तारण साहब कह रहे हैं कि 50 पैसे एक पैकेट पे, वो शुरुआत में जबकि बारिश भी सीज़न में थी और नया नया प्लांट लगाया है और बीच में हफ्ता भर की कोई छुट्टियां भी थी गणेश चतुर्थी के उसमें, तो 50 पैसे का एवरेज निकल रहा है। क्या ये एवरेज 50 पैसे का रहेगा पर पैकेट, या ज़्यादा हो सकता है, कम हो सकता है? क्या प्रॉफिट मार्जिन होंगे, अगर आप मुझे बता पाएँ, अगर पर डे की प्रोडक्शन के हिसाब से मंथली इनकम भी आप बता पाएँ शुभम। सर देखिए, एक जो प्लांट है उसकी लिमिट जो होती है वो होती है 100 to 125 kg पर आवर। अगर सपोज़ करिए हम एक प्लांट को चला रहे हैं 10 घंटे, तो आपको भी पता है 1250 किलो मटेरियल कहीं ना कहीं एक्सट्रूड कर सकते हैं। फिर उसमें सर एक परसेंटेज ऑफ अमाउंट मसाला होता है, ऑयल होता है, तो वो कम से कम 1.5 टन के करीब में आपका प्रोडक्शन हो जाता है। अगर हम एग्जैक्टली देखें 1.5 टन का प्रोडक्शन हम कर रहे हैं पर डे और उसको हम मार्केट में सेल कर रहे हैं, तो हमारा मार्जिन 50 पैसे से कहीं ज़्यादा जा सकता है। अगर आपने शिवम जी से सुना है तो उन्होंने आपको ये बताया कि वो लगभग 15,000, 14,000, 20,000 पैकेट पर डे का बेच रहे हैं। उसमें भी कहीं ना कहीं एक वो ऊपर नीचे चल रहा है, कभी 10,000 पैकेट जा रहे हैं तो कभी 15,000 पैकेट जा रहे हैं, वैसे करके चीज़ें चल रही है। अगर हम 1.5 टन बेचेंगे तो हो सकता है हम मार्जिन को 80-90 पैसे के करीब में लेके चले जाएं, क्योंकि आपको पता है जितना ज़्यादा प्रोडक्शन उतना ज़्यादा हमारा कॉस्ट कटिंग होगी, क्योंकि जो हमारे लेबर्स हैं वो 8 घंटे काम करेगी ही करेंगी, मशीनरीज़ में जो इलेक्ट्रिसिटी लग रही है वो सर 8 घंटे चलेंगी ही चलेंगी। तो ये सारी चीज़ें करते हुए कहीं ना कहीं हमें बाहर से अगर हम बल्क में मटेरियल परचेज़ कर रहे हैं वो भी हमें सस्ता मिलेगा, तो हमारा प्रॉफिट ऑफ मार्जिन बहुत आराम से बढ़ सकता है। तो ये तो इनिशियल है, जैसे इन्होंने बताया विदाउट सीजन जब इन्होंने 50 पैसे की अर्निंग कर ली है, तो जब सीज़न आएगा तो इनकी तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो प्रॉफिट ऑफ मार्जिन बढ़ेगा। ये बहुत ही बेहतरीन आपने बात बताई कि अगर आप बल्क में प्रोडक्शन कर रहे हैं तो आपके मार्जिन ज़्यादा बढ़ेंगे, क्योंकि रॉ मटेरियल भी चीप मिलेगा, लेबर पे भी कॉस्ट बचेगी और इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा और बाकी खर्चे तो आपके वैसे के वैसे हैं ही। तो आप ज़रूर सोचिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जो चैलेंज है वो मार्केटिंग का चैलेंज है, प्रोडक्शन का चैलेंज तो शिवम जी ने भी बताया कि उनको बिल्कुल कोई प्रोडक्शन का चैलेंज नहीं आया, मशीन जितना इन्होंने कहा उतना प्रोडक्शन करके दे रही है, लेकिन मार्केटिंग एक चैलेंजिंग काम है। तो उसके लिए तो मैं आपको कहूँगा कि आप खुद से निकलिए पहले और बैठे मत रहिए, क्योंकि जो आर्म चेयर बिजनेसमैन होते हैं एसी रूम में बैठ के सिर्फ कुर्सी पे बैठ के वो बिज़नेस करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि शुरुआत अगर आप कर रहे हैं तो आर्म चेयर बिजनेसमैन बन के नहीं हो पाएगा। आपको उद्यमी बनना पड़ेगा, आपको इंडस्ट्रियस बनना पड़ेगा, आपको खुद मार्केट में निकल के खून पसीना एक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जाइए, महीने 2 महीने की बात है, अपने 50-60 किलोमीटर 100 किलोमीटर की रेंज में जितने भी किराना शॉप्स हैं, जितने भी रिटेलर्स हैं, जो जनरल स्टोर्स चलाते हैं, उनको आप कांटेक्ट करिए, उनकी लिस्ट बनाइए, अपने प्रोडक्ट के सैंपल दीजिए और उनको कहिए कि वो आपसे चाहे शुरुआत में थोड़ा थोड़ा माल लें, लेकिन वो माल लें। और फिर उसके बाद जो एग्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हैं उनमें जो लोग एग्जिस्टिंग लोग काम कर रहे हैं, जिनका आपके साथ कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, वो एक अलग फील्ड में डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, लेकिन वो उन्हीं किराना शॉप्स पे जा रहे हैं, उन्हीं जनरल स्टोर्स पे जा रहे हैं जहाँ पर आपके प्रोडक्ट की सप्लाई होनी है, तो उनको भी बेस प्राइस पे कुछ मार्जिन मिल जाएगा और आपके भी प्रोडक्ट अपने आप आगे बढ़ते जाएंगे। तो दोस्तों, इस तरह से आप अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जब बढ़ा लेंगे, आपका ब्रांड एस्टैब्लिश कर लेंगे, तो मैं समझता हूँ डीलर डिस्ट्रीब्यूटर खुद चल के आपके पास आएंगे। अब शुभम जी मेरे दोस्तों को बताइए कि अगर ये प्लांट लगाना चाहते हैं वो, तो कितने रुपए से आपका ये प्लांट शुरू हो सकता है? पर उससे पहले मैं चाहता हूं कि मेरे सभी दोस्तों को आप इस रनिंग प्लांट का एक बाकायदा डेमो दें। चाहता हूँ कि प्रोडक्शन प्लांट में प्रोडक्शन होता कैसे है। जैसे आप इसमें देख रहे हैं मक्के और चावल की ग्रिड मिक्सिंग हो रही है, यही ग्रिड हमारा लास्ट में फाइनल प्रोडक्ट बनता है और ये ग्रिड हमारा यहाँ से मिक्स होकर फिर जाता है एक्सट्रूडर के अंदर। एक्सट्रूडर में मटेरियल मिक्स जाता है और वो एक रेडी फॉर्म में तैयार होता है, जो हमें शेप देना होता है। उस शेप के अकॉर्डिंग डाइयाँ लगती हैं और डाइयों से वो शेप तैयार होता है। जैसे आप देख रहे हैं इसमें इमली, पफ और जिगजैग आप जो चाहें वो बोल सकते हैं, वो तैयार हो रहा है। फिर कन्वेयर के थ्रू हमारा मटेरियल जाता है रोस्टर में और रोस्टर में उसका जो मॉइस्चर होता है हम उसे निकालते हैं। इसके अंदर हीटर्स लगे होते हैं, तो हीटर्स क्या करते हैं, उसको रोस्ट कर देते हैं। ये हमारा रोटरी फॉर्म में घूमता रहता है, जिससे हमारा मटेरियल के मॉइस्चर हट जाते हैं। फिर आइए मैं आपको आगे दिखाता हूँ। यहाँ से मॉइस्चर से निकला हुआ माल, जो इसमें मॉइस्चर हट चुका है, रोस्टेड मटेरियल हमारे यहाँ पास स्टोर होता है। इसको ये स्टोर करते हैं और मटेरियल को लेकर जाते हैं कोटिंग पैन में, जहाँ पास हम मसाला मिक्सिंग करते हैं। आइए मैं आपको कोटिंग पैन में दिखाता हूँ कैसे मसाला मिक्सिंग हो रही है। देखिए यहाँ पास आप देख सकते हैं कि कोटिंग पैन में ऑयल स्प्रिंकल हो रहा है।
और ऑयल स्प्रिंकल हो रहा है। ये ऑयल स्प्रिंकल किस लिए होता है? जो क्वांटिटी में हमें मसाले को इसके अंदर डालना होता है, उसलिए उसमें हम ऑयल डालते हैं। ऑयल इसमें क्या करता है? मसाले को चिपका के रखता है और मसाले की क्वांटिटी, मटेरियल की क्वांटिटी को इन्हेंस करता है। इसके बाद आप देख सकते हैं इसमें मसाला कैसे डाला जाता है। मसाले की मिक्सिंग करते हैं, वो एक प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, जैसे कि कितने % हमें मसाला चाहिए, वो फिक्स परसेंटेज को हम यहाँ से नाप लेते हैं वेइंग मशीन से। यहाँ वे करके फिर हम इसमें डालते हैं। आप देख सकते हैं अलग अलग तरीके के मसाले और सारी चीज़ें रखी हुई हैं। जिस प्रोडक्ट के लिए हमें जितने मसाले की रिक्वायरमेंट है और जैसे मसाले की रिक्वायरमेंट है वैसा मसाला हम इसमें डालते हैं। यहाँ से जब हमारा मटेरियल रेडी हो जाता है तो उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पैकेजिंग मशीन है। मसाला लगने के बाद हम इसमें पैकेजिंग मशीन में चलते हैं। आप देखिए पैकेजिंग मशीन का हॉपर है, हम उसमें मटेरियल डालते हैं। मटेरियल के बाद वही मटेरियल हमारा निकल के आता है और कप के थ्रू पाउचेस में पैकिंग होती है। और आप देख रहे हैं ये गिफ्ट भी इसमें डाल रहे हैं, जो कि एक गिफ्ट का चलन चलता है, बच्चों को ये काफ़ी ज़्यादा पसंद होता है। इसमें ये गिफ्ट डालते हैं और गिफ्ट फिर हमारा साथ में पाउचेस के साथ आप देखेंगे पैकिंग होकर कंटिन्यूसली आता रहता है। आप इसमें देखिए एक प्रॉपर गिफ्टिंग डाल रहे हैं, हर एक पाउच में कोई भी पाउच कभी मिस नहीं होता है। और प्रोडक्ट हमारे कंटिन्यूसली एक जो भी हमें चाहिए वेट चाहिए उस वेट के अकॉर्डिंग चलते रहते हैं। और फिर इसके बाद आप आके यहाँ पास देख सकते हैं, यहाँ आपको प्रॉपर पाउचेस निकलते हुए दिखेंगे। जिस तरीके की हम लड़ियाँ बनाना चाहते हैं 12 पाउचेस 14 पाउचेस की, जैसी लड़ियाँ बनाना चाहते हैं वैसी हमारी लड़ियाँ बनती है। और एक प्रॉपर आप देखेंगे जो हमारी एक काउंट होता है, हम यहाँ पास PLC से काउंट देते हैं HMI से, और हमारी 12 पाउचेस की लड़ियाँ बन के तैयार हैं। हम 12 की चाहे कटिंग कर सकते हैं, 14 की चाहे, जैसे हमें लड़ी बनानी है आप ये देख सकते हैं ये पाउचेस हमारी कटिंग होकर निकल जाते हैं। जो कमांड हम HMI में देते हैं वही कमांड के अकॉर्डिंग हमारी यहाँ पर लड़ियाँ कटिंग होती है। आप यहाँ पास देख सकते हैं ये स्टॉक तैयार हो रहा है। अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स के कई सारे तरीके के प्रोडक्ट है, हर एक तरीके के स्टॉक यहाँ पास तैयार है। रिंग हो गया, व्हील हो गया, जिगजैग हो गया, नूडल्स हो गए, ऐसे पफ हो गए, चीज़ बॉल हो गए, बहुत अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट आप इसमें निकाल सकते हैं। और अगर आपको इन सारे प्रोडक्ट को निकालना है तो आप यहाँ पास आके एक्सट्रूडर में ही डाइयाँ चेंज कर सकते हैं। आप इसमें 15 से 20 तरीके की जैसी डाइयाँ चाहेंगे चेंज करके 15 से 20 तरीके के मटेरियल को निकाल सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको ये प्लांट चाहिए तो आप हमारी फैक्ट्री में विजिट कर सकते हैं, जो कि हमारी फैक्ट्री है नोएडा सेक्टर 10 में B ब्लॉक B77। आप चाहें तो मुझसे फ़ोन पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 8887805591 और हमारा अल्टरनेट नंबर है 8178441194। आप देख सकते हैं ये अलग अलग तरीके की डाइयाँ है। जैसी डाइयाँ चाहिए आपको, हार्ट शेप चाहिए, ट्राइंगल चाहिए, रिंग चाहिए, पफ चाहिए, जैसी आपको डाइयाँ चाहिए आप वैसे प्रोडक्ट एक्सट्रूड कर सकते हैं। इसमें कोई लिमिट नहीं है, आप कम से कम 20 तरीके के 22 तरीके के प्रोडक्ट को एक्सट्रूड कर सकते हैं। आइए शैलेश जी, अब मैं आपको अपनी दिनेश पैकेजिंग सॉल्यूशन की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में लेके चलता हूँ, जो कि हमारी B77 सेक्टर 10 नोएडा के अंदर है। राइट। जहाँ पास हम जैसे हमने पफ का एक प्लांट देखा सिवनी में, जो हमने चलते हुए देखा, वैसे ही बनता हुआ प्लांट यहाँ पास मैं आपको दिखाता हूँ। सर ये देखिए ये ग्रिड मिक्सचर है, इसमें हम मक्के और चावल की जो ग्रिड होती है उसकी मिक्सिंग करते हैं, क्योंकि जब ग्रिड अच्छे से मिक्स होगा तो उससे प्रोडक्ट अच्छे निकलेंगे। ये हमारा पफ एक्सट्रूडर है। पफ एक्सट्रूडर में हम ग्रिड का रॉ डालते हैं, रॉ से ये हमारा पफ बनता है, हाउसिंग के थ्रू पफ बन के निकलता है। हाउसिंग की क्वालिटी होता है, ये हाउसिंग तो लगभग सभी मशीनों की सेम ही होती है। सर यहाँ पास चीज़ें दिखती सेम है, बट उसके मैकेनिज्म की जो बात होती है, जैसे कि हम इसके अंदर मशीनिंग करवाते हैं, मैकेनिज्म में उसकी मैकेनिज्म करवाने के लिए लोग नॉर्मल लेथ मशीनरी से, ऑर्डिनरी मशीनरी से वर्क करवाते हैं, बट हम CNC मशीनरी से, जिसमें हम माइक्रो mm और माइक्रो सेकंड का भी फ़र्क देखते हैं, हम उन सारी मशीनरी से इसमें काम करते हैं। प्रेसिजन मेंटेन रहे। एक्जैक्टली, प्रेसिजन उससे क्या फायदा होता है? सर सिंपल सी चीज़ है, जब कोई चीज़ स्मूथ अगर हम बनाएंगे कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग वो स्मूथ चलेगी ना। एक हम बात करते हैं टाइम फ्रेम की बात करते हैं, इसके अंदर मक्का गया सर या चावल गया, उसके बाद उसको पफ्ड होना है, उसके लिए टाइम फ्रेम की रिक्वायरमेंट और कैलकुलेटेड टाइम फ्रेम की रिक्वायरमेंट होती है। मतलब 10-15% का टाइम अगर ज़्यादा है सर 5% भी अगर हुआ तो उसमें भी क्वालिटी में आप बहुत बड़ा डिफरेंस देखेंगे। इसी मशीन में बात करते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं, देखिए इसमें भी वर्किंग हो रही है। वर्किंग में आप देखिए ये भी मशीन के फ्रेम बन रहे हैं, ये भी पैकेजिंग मशीन का फ्रेम सर है। ये छोटी पैकिंग मशीन का फ्रेम है। तो जो आप ये अभी ये 304 स्टील है सर 304 है। और ये वेल्डिंग 304 सर इसमें जो वेल्डिंग होती है वो भी हमारी 304 में ही होती है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कि आप ये देखिए, जो इसके अंदर हम रॉड का यूज़ करते हैं वो भी हमारा वायर यूज़ कर रहे हैं। एग्जैक्टली, जो हम इसके अंदर फिल कर रहे हैं ये वायर, ये भी हमारी 304 में, जो कि यहाँ प्रॉपर मेंशन कर रखा है हमने। अच्छा, 304 ऐसा नहीं है कि सिर्फ बोलने के लिए हो, वो चीज़ें दिख भी रही हैं। हम उसके अगले स्टेप पे आते हैं सर, ये हमारा है रोस्टर। रोस्टर की बात करते हैं, ये 12 फीट का रोस्टर है। इसमें बेसिकली हम पफ को रोस्ट करते हैं। जैसे आप इसमें देख सकते हैं ये डबल जैकेटेड है सर,
इनर जैकेट और आउटर जैकेट। इनर जैकेट जो हमारी है वो हम 1.5 mm की यूज़ करते हैं, आउटर जो है हमारा वो हम 1.25 mm की यूज़ करते हैं। 1 mm का सर कर देंगे, उसमें क्वालिटी में फ़र्क पड़ेगा, वो दबने लगेगा और बार बार मतलब एक दिखने में भी अच्छा नहीं होगा। तो ये कितने गेज की सीट्स होती हैं सर आपकी, ये इनर और आउटर? ये 18 गेज है और ये 16 गेज है। और mm में अगर हम बात करें तो एग्जैक्टली मैं वही समझाने जा रहा हूँ। कई जगह पे एक कॉन्सेप्ट होता है कि कम गेज है मतलब सीट कम पतली हुई, ज़्यादा गेज है मतलब सीट ज़्यादा पतली, ऐसा नहीं है, उल्टा होता है। बट यहाँ जस्ट उल्टा होता है, ज़्यादा गेज है सीट ज़्यादा पतली है, कम गेज है सीट ज़्यादा मतलब मोटी 20 है। गेज वाली जो सीट है वो पतली होगी 18 के बनस्पत। एग्जैक्टली 22 गेज उससे भी पतली होगी, 24 गेज उससे भी पतली होगी, जितना ज़्यादा गेज उतनी पतली सीट। ये 1 mm है? नहीं सर ये 1.5 mm है, 16 गेज है ये। 16 गेज जी हाँ, और ये 1.25 mm है, 18 गेज है। 18 और 16 गेज। एग्जैक्टली 18 और 16 गेज का डिफरेंस है। तो इसमें तो बहुत, इसके लाइफ स्पैन काफ़ी बढ़ जाएगा। सर आप इसको ईजिली 15 से 20 साल तक चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी बहुत मेंटेनेंस के साथ आफ्टर 20 ईयर्स भी आप इसको ईजिली रन कर सकते हैं। इसके आगे में आप देखिए हमारा रोस्टर आपने देख ही लिया है, रोस्टर की पूरी हमारी लेंथ 12 फीट की है। उसके बाद सर जैसे रोस्ट होकर मटेरियल निकलता है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट सर कि टेस्ट किस चीज़ से आता है? मसाला मिक्सिंग से। मसाला मिक्सिंग के लिए कोटिंग पैन हमारा होता है, 48 इंच का हमारा कोटिंग पैन है। इसमें हम मटेरियल डालते हैं, उसके साथ मसाला डालते हैं, मसाला डाल के सर प्रॉपर मिक्सिंग करते हैं। जब प्रॉपर मिक्सिंग होती है तो उससे क्या होता है, क्योंकि कस्टमर को एक चीज़ चाहिए, वो चाहिए क्वालिटी आपको अपने बनाएगा तो हर कोई मक्के और चावल से, लेकिन आपका प्रोडक्ट कैसे हिट करेगा? वो मसालों से हिट करेगा। तो हम प्रॉपर इसमें मिक्सिंग करते हैं, क्वालिटी वाली मिक्सिंग होती है। 48 इंच का हांडा है, 304 में है। इसमें जो हम मोटर का यूज़ करते हैं सर सिर्फ ब्रांड, ओनली ब्रांड, नॉन ब्रांडेड चीज़ों को यूज़ करते ही नहीं। क्रॉम्पटन, हैवेल्स, गोदरेज, BBL ऐसी कंपनियों को यूज़ करते हैं। ऑप्शन आपके पास होता है, हम ऑप्शन देते हैं, जो आप चूज़ करते हैं हम उस मोटर के साथ जाते हैं, अपनी तरफ से कुछ भी आपके ऊपर इम्पोज नहीं करते हैं। उसके बाद देखिए हम पैकेजिंग मशीन की बात करते हैं। कॉलर टाइप पैकेजिंग मशीन है, अभी ये मशीनरी हमारी बन रही है। इसमें सारे जो आप मैकेनिज्म देखिए, इसके फीचर्स देखिए। जैसे हम HMI की बात करते हैं, HMI हमारी डेल्टा की है। डेल्टा में लेटेस्ट वर्जन जो कि 2024 में लॉन्च हुआ है, ये नहीं कि 2024 में हम 2022 का मटेरियल लगा रहे हैं, ऐसा नहीं है। 1000-2000 रुपये बचाने के लिए हम वो काम करते ही नहीं है। तो ये जो पैकेजिंग मशीन बिल्कुल सेम वही वाली है जो वहाँ पे थी? जी 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 बिल्कुल ये सेम है। आप जैसे आपने वहाँ ऑटोमेशन है इसमें? ऑटोमेटिक मशीन है सर, पूरी तरीके से हम इसको ऑटोमेटिकली कंट्रोल कर सकते हैं सारी चीज़ें। जैसे कि आप, मैंने देखा है कुछ जगह पे एक बंदा हमेशा रहता है, ये सील पकड़ के रखता है तो जिससे कि प्रॉपर सीलिंग हो। तो यहाँ कोई सीलिंग इश्यूज तो नहीं आते आपके? सर एक सिंपल सी चीज़ है, अगर किसी ने इसको पकड़ा तो ये ऑटोमेटिक कैसे हुई? ये तो ऑटोमेटिक नहीं हुई ना। हम बात कर रहे हैं ऑटोमेटिक मशीन की। ऑटोमेटिक मशीन का मतलब है हमने यहाँ से कमांड दिया, ये हमारी HMI है, ये HMI हमने HMI से कमांड दिया, जो भी हमें कमांड देना हमने HMI से दी। यहाँ पास एक प्रोसेस किया, आप जैसे आप यहाँ पास देखेंगे ये सारी चीज़ें, मतलब सारे इसके फंक्शंस हैं। ऐसे हम कमांड देंगे, जो भी हम यहाँ कमांड देंगे मशीन हमारा वही कमांड लेगी। अच्छा, इसमें PLC है? PLC सर यहाँ पास मैं आपको पैनल भी इसका दिखाता हूँ। पैनल में मैं आपको दिखाता हूँ ओनली ब्रांड ड्राइव डेल्टा की, दोनों ड्राइव आप देखिए डेल्टा की। PLC आपकी डेल्टा की मिलेगी, HMI आपको डेल्टा की मिलेगी। जितने इलेक्ट्रिकल पार्ट्स हैं सर आपको स्नाइडर के मिलेंगे। आप हर एक चीज़ का मैंने नाम बताया, आप नेट पर सर्च करके देख सकते हैं, हर एक चीज़ में आपको क्वालिटी दिखेगी। इसी बात करता हूँ मैं, हमने ये टेम्परेचर कंट्रोलर्स लगा रखे हैं। मैं कहता हूँ कि मैंने यहाँ पास पुरानी HMI लगाई है, पुरानी HMI मेरी लगी हुई है और टेम्परेचर कंट्रोलर मेरा पुराना था और वो बेकार हो गया। अब हमें इसमें नया टेम्परेचर कंट्रोलर लगाना है, तो इट मे बी पॉसिबल कि ये जो हमारी HMI है और PLC है वो इसको सपोर्ट ही ना करे। अच्छा, कंपैटिबिलिटी इश्यूज हो जाएंगे? कंपैटिबिलिटी इश्यूज होंगे ही होंगे सर। ओके, तो इंटरफेस वैसा ही होना चाहिए कि ये नया वर्जन लेंगे तो 10-15 साल तक वो सपोर्ट करता रहेगा। एग्जैक्टली सर, वो पैसा बचाने के लिए पुराना वर्जन ले लेंगे तो बिल्कुल कंपैटिबिलिटी इश्यूज बिल्कुल इश्यूज आएंगे ही आएंगे। ऑटोमेशन में अब हमारी मशीनरीज में क्या होता है, बहुत एक सिंपल से ऑटोमेशन की बात करता हूँ। हमने वहाँ पास हॉपर में मटेरियल डाला, यहाँ पास हमने पाउचेस लगाए। एनी हाउस और पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, मशीन भी कमांड के अकॉर्डिंग चलती है। पॉसिबिलिटीज़ है कि हमारा मटेरियल वहाँ से ख़त्म हो गया बट पाउचेस चल रहे हैं तो वेस्टेज होंगे। बट वैसे ही मशीन में इतने ऑटोमेशन के फीचर्स हैं, मशीन अपने आप कमांड लेती है, सेंसर के थ्रू चलती है। वहाँ मटेरियल खत्म होगा सर, वहाँ वेस्टेज नहीं आएंगे, मशीन ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगी। मतलब लेबर कॉस्ट भी बचेगी, एक तरह से कॉस्ट भी बच रही है। वेरी नाइस। अब हम बात करते हैं इसको ऑपरेट करने की। सिंपल सा आप लोगों के भी मन में एक क्वेश्चन आता होगा कि मशीन को हम ऑपरेट कैसे करें, ठीक है, क्या इसके लिए हमें कोई एक्सपर्ट ऑपरेटर चाहिए? तो मैंने जैसे आपको अभी लास्ट में प्लांट में दिखाया, आपने उनसे पूछा भी, आप देख सकते हैं मशीन में हमने स्टार्टिंग में उनको ट्रेनिंग दी। आफ्टर ट्रेनिंग सारे प्लांट को वो खुद से रन कर रहे हैं, उन्होंने किसी एक्सपर्ट ऑपरेटर को नहीं रखा, किसी को नहीं रखा।
प्लांट को वो खुद से रन कर रहे हैं। आपको थोड़ा सा समझना चाहिए, आप समझ सकते हैं अगर तो मशीन को आप ईजिली चला सकते हैं। परफेक्ट। और उसमें एक अच्छी चीज़ है, आप हमारे पास 24/7 कभी भी कॉल करिए, एनी टाइम आपको कॉल असिस्टेंस तो मिल ही जाती है। और मैं आपको बताता हूँ जो आपका क्वेश्चन था कि हम कितने बजट से स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए सर, अगर मैं बात करूँ एक सेमी ऑटोमेटिक प्लांट की, तो सेमी ऑटोमेटिक प्लांट को हम अगर सेटअप करना चाहें, स्टार्टिंग हमारी लगभग 7.5 से 8 लाख रुपए के बीच में हो जाती है, जहाँ पास हम छोटे प्लांट से स्टार्टिंग कर सकते हैं। फिर उसको अगर हम बढ़ाना चाहें तो हमारे पास ऑप्शंस हैं, हम उसको 10 लाख, 11 लाख, 12 लाख रुपए तक एक्सपेंड कर सकते हैं, क्योंकि कुछ खर्च ज़्यादा करेंगे तो कुछ हमें उसका एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलेगा। तो उसके साथ हम प्लांट की स्टार्टिंग कर सकते हैं, जिससे जैसे मैंने आपको बताया कि हम चाहें तो 1 से 1.5 टन मटेरियल बहुत आराम से बना सकते हैं और डेली पैक करके सेल आउट कर सकते हैं। हमारी पैकेजिंग मशीन की जो कैपेसिटी होती है वो अप्रॉक्स 3000 पाउचेस घंटे की होती है। तो आप अगर सोचिए हम 10 घंटे पैकेजिंग मशीन को चलाते हैं तो हम उससे लगभग 30,000 पाउचेस पर डे का निकाल सकते हैं। और मैं कहता हूँ बेयर मिनिमम सर 50 पैसे का भी हम पर पाउच में अगर हम प्रॉफिट लेकर चलते हैं तो 30,000 पाउचेस से हम 15,000 रुपये तक डेली का कमा सकते हैं, जो कि आप मंथली कैलकुलेट करिए तो 4.5 लाख रुपए बनते हैं। तो शुभम जी, ये तो बात हो गई प्रॉफिट मार्जिन्स की या मशीनरी की कॉस्ट की, पर ओवरहेड एक्सपेंसेस भी तो होते हैं, तो वो क्या क्या एक्सपेंसेस हो सकते हैं? सर देखिए, इसमें मेन जो एक्सपेंस होता है, पहले तो मशीनरी की हम बात करते हैं, उसके बाद प्लेस, इलेक्ट्रिसिटी और लेबर। तो लेबर तो आपको पता है डेली वेजेस में होती है, तो लेबर की तो हम बात स्टार्टिंग में नहीं करेंगे। स्टार्टिंग में हमारे पास जो है रॉ पॉलीथीन, जो आप इसकी पन्नी और अपनी ब्रांडिंग से बनवा रहे हैं, और उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी का लोड। अगर आप इंडस्ट्रियल में जा रहे हैं तो आपको ऐसा कोई लोड की रिक्वायरमेंट मतलब नहीं होगी, वहाँ तो अवेलेबिलिटी होती है। बट अगर आप खुद से करवा रहे हैं तो एक खर्चा होता है। तो कहीं ना कहीं अगर आप एक सेमी ऑटोमेटिक प्लांट लगा रहे हैं तो आपका जो खर्चा आएगा मोटा मोटा 20 लाख रुपए के करीब में आपका एक खर्चा आएगा एक प्लांट को सेटअप करने में। जी, तो इसमें लोग अपने ब्रांड में निकलवाएंगे तो उनको क्या क्या लाइसेंसेस चाहिए, A to Z क्या क्या लाइसेंसेस की रिक्वायरमेंट? सर वैसे बेसिक मैं बोलूँ बिल्कुल स्टार्टिंग में तो आप 2-3 लाइसेंस के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका GST, जो कि मस्ट है। उसके बाद आपका होता है फूड लाइसेंस। इन दोनों के साथ आप कंटिन्यू कर सकते हैं। फिर आप ट्रेडमार्क का लेते हैं, उसमें एक टाइम प्रोसेस होता है। MSME का ले सकते हैं, उद्यम का ले सकते हैं, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, मस्ट है, वो 2 चीज़ें, एक GST और एक आपका फूड लाइसेंस। दोस्तों, शुरुआत में आप रेडीमेड पैकेट्स आते हैं, बने बनाए पैकेजिंग आती है, उसमें काम कर सकते हैं। हालांकि वो अगर आप अपने ब्रांड में निकालेंगे तो आपके ब्रांड का आपको फ़ायदा मिलेगा, लोग आपको आपके ब्रांड को पहचानेंगे और उससे आपका बिज़नेस बहुत अच्छे से सिक्योर हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और आप एक फर्म फुटिंग में अपने बिज़नेस को नेक्स्ट लेवल पे ले जा पाएंगे। तो अब मेरे दोस्तों के लिए बताइए कि अगर वो ये बिज़नेस करते हैं शुभम, तो किस तरह से वो आपको इस मशीन का ऑर्डर कर सकते हैं, किस तरह से वो आपकी कंपनी विजिट करेंगे, आपकी मैन्युफैक्चरिंग देखेंगे? सर देखिए, उसके लिए आपके पास 2 तरीके के मोड हैं। सिंपल सा, एक हमें आप कॉल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कॉल के अलावा अगर आप करना चाहें तो हमारी फैक्ट्री आइए, विजिट करिए, जो कि नोएडा में है। वहाँ पास आके आप विजिट कर सकते हैं फैक्ट्री में, और सामने से पूरी मैन्युफैक्चरिंग हमारी यूनिट देख सकते हैं। उसमें हम आपको सारी हेल्प करेंगे कि कहाँ से आपको कौन सी चीज़ अवेलेबल होती है। मशीनरीज़ के अलावा रॉ हो गया, आपके पाउचेज़ हो गए, मसाले हो गए, हर एक चीज़ में हम आपको हेल्प करेंगे। जो कि हमारा एक सिंपल सा कोट है कि वन स्टॉप ऑल सोल्यूशन, हम आपको वो प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। तो आपको कहीं से कहीं तक किसी भी चीज़ के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। आप हमसे चाहें तो फ़ोन कॉल पे कांटेक्ट करिए, आप चाहें तो हमारे यहाँ पर्सनली फिजिकली विजिट करके प्लांट भी देख लीजिए, वेरीफाई कर लीजिए, और उसके बाद आप को जो भी हेल्प चाहिए आप हमसे बोल सकते हैं, हम आपको वो प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेंगे। आप अपनी कंपनी का नाम बताइए, एड्रेस बताइए, जो जहाँ वो विजिट कर सकें। सर हमारी कंपनी दिनेश पैकेजिंग सोल्यूशन है, जो कि नोएडा में है। नोएडा में सेक्टर 10 एरिया में B ब्लॉक में B77 फैक्ट्री नंबर है, जहाँ पास आप आ सकते हैं, फिजिकली विजिट कर सकते हैं। और आप हमसे अगर कांटेक्ट करना चाहें तो कॉल पे मेरा नंबर है 8887805591, 88 87 80 55 91, और एक अल्टरनेट नंबर है 81 78 44 11 94। आप इन दोनों नंबर पे कभी भी चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं, और कभी भी एनी टाइम 24/7 आप कॉल कर सकते हैं, आपको मैं अवेलेबल मिलूँगा। तो शुभम, एक सवाल ज़रूर उठता है कि भाई मार्केट है और आप भी एक मार्केट प्लेस पे बैठे हैं जहाँ सेक्टर 10 में है, वहाँ और भी मशीन मैन्युफैक्चरर होंगे, तो कैसे मेरे दोस्त ये डिसाइड करें कि जो मशीन है वो उनको अच्छी क्वालिटी मिल रही है? क्या आप रिव्यू के लिए अपनी क्लाइंट लिस्ट उनके साथ शेयर कर सकते हैं जहाँ आपने प्लांट लगाए हैं, कहाँ कहाँ आपने प्लांट लगाए हैं? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे दोस्त फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन लें। जैसे मैं दिल्ली से चलकर एक तरह से नागपुर आया बाय फ्लाइट, और उसके बाद मैं शिवनी आया बाय बस, और शिवनी से बखारी आप लेके आए मुझे बाय कार। तो मेरे दोस्त
अगर आपके क्लाइंट साइट पे जाना चाहें, भले ही कितनी दूर क्यों ना हो दोस्तों, मैं आपके लिए इतनी दूर चल सकता हूँ। तो अगर आप खुद बिज़नेस कर रहे हैं तो अपने लिए तो आप इतनी दूर चलना चाहेंगे। जहाँ भी जो भी नियरेस्ट हो, क्या मेरे दोस्तों को ऐसे प्लांट्स मिल सकते हैं जो आपने सेटअप किए हैं, आपके आसपास मिल जाएं उनके? बिल्कुल सर, देखिए आपने जैसा कहा कि अगर कोई भी देखना चाहता है उनकी लोकेशन के अकॉर्डिंग, अगर नियर बाई लोकेशन में कोई भी प्लांट लगा हुआ है तो हमारा तो सबसे पहला टारगेट होता है कि हम उनको उनका कॉन्टैक्ट नंबर दें, कॉन्टैक्ट डिटेल दें कि आप यहाँ पास जाइए, पूछिए, वेरीफाई कर लीजिए, हमारे बारे में भी एक बिज़नेस मॉडल भी थोड़ा एक जानकारी ले लीजिए। एक तो वो चीज़ें हो गई। दूसरा, अगर आपकी लोकेशन से दूर भी है तो हम आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे देंगे, आप एनी टाइम उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उनसे आप पूछ सकते हैं कि हमारा प्लांट हमें कैसे सेटअप करना है, क्या इसमें क्या चैलेंजेस आते हैं, क्या प्रॉब्लम्स आती है, वो सारी चीज़ों की जानकारी अगर वो शेयर करना चाहेंगे ज़रूर आपके साथ करेंगे। और हम आपको एक नहीं, ऐसे 2, 4, 5, 10 जब तक आप सेटिस्फाई नहीं होते हम उतने अपने कस्टमर्स का नंबर दे सकते हैं, जो कि मोस्टली हमने लगभग इंडिया के हर एक स्टेट में लगा रखे हैं। अगर कहीं नहीं लगा है तो आपके नियर बाई स्टेट में या नियर बाई डिस्ट्रिक्ट में दे सकते हैं, वो पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो आपकी लोकेशन के ऊपर चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो दोस्तों मैं कहता हूँ कि मशीन लेने से पहले आप मशीन मैन्युफैक्चरर को विज़िट करिए, उनकी फैक्ट्री आइए, और अगर आपको लगता है आपके सवालों का जवाब नहीं मिला है और आप एक्चुअल देखना चाहते हैं कि बिज़नेस करने से पहले कि एक्चुअल प्लांट कैसे दिखता है, किस तरह का सेटअप है, कहाँ मैं अपना रॉ मटेरियल रखूँगा, कहाँ फिनिश गुड रखूँगा, कैसे ट्रांसपोर्ट करूँगा, किस तरह की बिजली की रिक्वायरमेंट है, किस तरह के लाइसेंसेस चाहिए, आप फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस चाहते हैं, तो मैं कहता हूं कि आप एक्चुअल साइट पे जाइए, बिज़नेस ओनर्स को मिलिए जहां शुभम जी की कंपनी ने अपने प्लांट सेटअप किए हैं, और ये जहमत आपको उठानी पड़ेगी। साथ साथ आप अपना मार्केट सर्वे करिए, रिसर्च करिए। आधी मार्केटिंग तो जब आप रिसर्च और सर्वे कर लेंगे तभी पूरी हो जाएगी दोस्तों, और आप जब निकल पड़ेंगे मशीन लगा के अपना बिज़नेस करने, तो आपका आत्मविश्वास नेक्स्ट लेवल का होगा दोस्तों। और जो आत्मविश्वास से भरे होते हैं, जो अपनी मेहनत और लगन पर यकीन करते हैं, वो हर हालत में सफल होते हैं, क्योंकि मेहनत का कोई तोड़ नहीं है। स्मार्ट वर्क करिए, इंटेलिजेंट हार्ड वर्क करिए और आगे बढ़िए। पर ये तभी संभव है जब आप जानकारी के आधार पर और अपनी जुटाई जानकारी के आधार पर निर्णय लेंगे दोस्तों। मैं आपको इस बिज़नेस के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। ये सफ़र बड़ा सुहावना है, निकल पड़िए अपनी मंजिल की ओर। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद शुभम। बहुत बहुत धन्यवाद।